हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हम इस टॉपिक में आज बात करने वाले फिगर से, ठीक है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर से मैंने जैसे इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, उस बारे में बात करेंगे खासकर। और जो भी नया वर्ड आता है या फिर जो नया कंपोनेंट आ रहा है, नया इक्विपमेंट आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और बहुत सा फिगर जैसे कॉलम है, तो कॉलम एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसा दिखता है, फिर पंप है, पंप एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसा दिखता है, हम उस फिगर को लेकर डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। और उसमें कोई नया पॉइंट है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मेरे को ज़रूर एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा सब लोग कि भाई ये वीडियो कैसा लगा कि नहीं, क्योंकि इस तरह से मैं वीडियो काफ़ी लाने के बारे में सोच रहा था। काफ़ी दिन से मैं तो सोच रहा कि एक मतलब इसके वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगा है नया वीडियो आने में, ठीक है। और देखिए, ये वीडियो जो है ना, आपको IOCL के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, IG कार के इंटरव्यू के पॉइंट, रिटर्न के पॉइंट, BRC के रिटर्न इंटरव्यू, या फिर हाई वाटर बोर्ड का इंटरव्यू रिटर्न, सब चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, HURL का इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ जब बात करूँगा पम्प, तो पम्प जो फोटो दिखा रहा हूँ और डायरेक्ट आप बोल पाइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मारने की शुरू कर दें। आपको पंप का जो ना एक फिगर जो ना माइंड में आ जाएगा और आराम से देख के बता सकते हैं कि पंप के बारे में क्या होता है, पंप में बेसिक क्या होता है। तो ऐसा ही आपको ऐसे मिलेगा। फर्नेस के बारे में बताएंगे, फर्नेस में क्या क्या एसेसरी लगा हुआ, जैसे कि क्या होता था कि मैं अगर ऑब्जेक्टिव बनाता तो फर्नेस का एक साइड लेता तो दूसरे साइड भूल जाता, लेकिन मैं फर्नेस का फोटो लगा दिया हूँ। तो इस फर्नेस के फोटो में सारे चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, भाई यहाँ पर ये होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन डोंट वरी, आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। मतलब ये जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत भारी है यार। ये खत्म होने वाला, ठीक है। प्लीज़ अब मैं जरूर एक बस लास्ट यही है कि देखिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ताकि ज़्यादा लोगों को समझ पाए, नहीं हो, ठीक है। और खासकर अपने कॉलेज के जूनियर वो लोग समझाइए, बताइए कि ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। अभी IOC है, एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा कभी MCQ पे या फिर इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बताने वाला हूँ, ओके। सो बहुत ही मजा आने वाला। और हाँ, एक लास्ट में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस टाइप का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ताकि देखिए, हम देख रहा हूँ कि किसी 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 वीडियो पे 2-2 हज़ार व्यू चले गए हैं, लेकिन यार उसमें लाइक 100 100 इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मेटल पूरा डिफरेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, ओके, यहाँ पर ही आप देख रहे होंगे कि ये फिगर है, ओके। तो इस फिगर में आपने देखा, एक ले लेते हैं कलम, ओके। इस फिगर में आपने क्या देखा, एक ये पूरा एक मतलब फ्लो डायग्राम है कि एक मतलब आपको यहाँ पर ही पता चल जाएगा कि डिस्लेशन कॉलम में एक ये जो प्रोसेस ओवरफ्लो जो ओवरव्यू होता है ना, जैसे लिखा हुआ प्रोसेस ओवरव्यू ऑफ क्रूड ऑयल डिस्लेशन कॉलम, तो इसमें सारा चीज़ बात करें मैं कि आखिर कहाँ आता है। देखिए, सबसे पहले अगर इंडस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले क्रूड होता है। हम लोग जो सबसे जो बेसिक, अगर जिसको बोलता है मदर यूनिट, अगर मदर यूनिट की बात करें तो मदर यूनिट बोला जाता है एटमॉस्फेरिक यूनिट बोले गए, या फिर कहूँ कहूँ लोकेशन पे आपका सीडीयू बोला जाता है, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, ओके। तो उसके बाद टेंशन नहीं लीजिए, सब सारे चीज़ एक ही है। और कहीं मतलब किसी किसी रिफाइनरी में क्या होता है, AVU बोला जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम यूनिट साथ में रहने की वजह से उसे AVU बोला जाता है। पर एज पर मैं गुजरात रिफाइनरी या फिर अदर रिफाइनरी की बात करूँ, जैसे हल्दे रिफाइनरी, वहाँ पर सीडीयू बोला जाता है, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। यहाँ पर ये है आपका हल्दी गुजरात में कि यहाँ AU बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पंप है। सबसे पहले इस पंप में क्रूड जो आएगा कहाँ से, वो आएगा टैंक से। टैंक में एक क्रूड स्टोर रहता है, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं यार, मतलब इतना बड़ा कि एक मैच खेला जा सकता है, इतना बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इस पंप में आएगा। इस पंप को बेसिकली अगर हम बात करें तो बूस्टर पंप बोला जाता है, या फिर फीड पंप बोले, जो मतलब जैसे यूनिट्स आया, मतलब टैंक्स आया और एक पंप में चार्ज किया गया, तो उसको मतलब फीड पंप बोलेंगे या फिर बूस्टर पंप समटाइम्स बोला। बूस्टर पंप बोलते हैं यार कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहता है, तो वहाँ पर बोलते हैं बूस्टर पंप के। तो आप फीड पंप भी बोलिए, बूस्टर पंप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पर आया तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना था, टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या करना पड़ेगा, हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर का सिंबल देख रहे ऐसा है, इसमें से पास हुआ और फिर गया एक वाल में, मतलब इसके अनुसार मतलब रहता है ना कि डिसाल्टर में गया, डिसाल्टर में उसके अनुसार थोड़ा हमें कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बंद करना है, तो इसलिए वाल्व लगा हुआ, ओके। तो ये चीज़ है। यहाँ पर ऐसा वाटर है, पता नहीं क्या दिया हुआ, ओके। तो इसको इतना डिग्री टेम्परेचर 150 डिग्री सी तक बढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर आगे बात करें डिसाल्टर। देखिए, डिसाल्टर के मेन फंक्शन ये है कि वहाँ पर साल्ट को रिमूव करना, ठीक है।
ये बात सही है, साल्ट को रिमूव करना। तो साल्ट में कौन कौन आएगा, मैग्नीशियम साल्ट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, फिर कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड, ये सब जो चीज़ें होता है ना, ये सब हटाया जाता है। तो इसके हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डीएम वाटर डालते हैं इसमें, मतलब डीमिनरलाइज वाटर डाला जाता है। एक एक मतलब डीएम वाटर तो ठीक है डालते ही हैं, लेकिन साथ में एक एंटी मल्सन करके मतलब एक मटेरियल डाल देते कि हमारा जो क्रूड में है ना, वो उसमें ऑयल और वाटर दोनों एक साथ मिक्स है। तो आप मान लेते कुछ डेंसिटी डिफरेंस का यहाँ पर सेटलिंग हो गया, जिसको बोलते हैं डिकेंटर, तो वाटर हैवी डेंसिटी का नीचे सेटल होगा, उसके बाद ये निकाल देंगे। तो ये जो निकालने की जो प्रोसेस है अनवांटेड चीज़, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से ब्लो डाउन हो गया, यहाँ पर ही ब्लो डाउन कर दिए। ऐसे जनरली ये आपका ब्लो डाउन का टर्म जो है ना, आपका स्टीम ड्रम में या फिर बॉयलर में यूज किया जाता है, लेकिन अनवांटेड चीज़ को यहाँ पर निकाल दीजिए तो वो ब्लो डाउन, यहाँ पर 5 को लगा रहता है। ओके, तो डिसाल्टर में ये एक चीज़ तो हुआ कि साल्ट को हटाना, साथ साथ यहाँ पर ही जो ऑयल और वाटर का इमल्सन है, जैसे एक बीच में तो ऐसा भी लेयर होगा ना जहाँ पर ऑयल और वाटर का इमल्सन होगा, तो उसे ब्रेक करने के लिए हम लोग इमल्सन, एक एंटी इमल्सन करके कोई डाला जाता है, मेरे को ये आ नहीं रहा केमिकल का नाम। तो वो क्या करता है ना, ऑयल और वाटर को इमल्सन को ब्रेक करता है। अब ऑयल वाटर इमल्सन ब्रेक हो गया तो ऑटोमेटिक तो हटेगा नहीं, तो यहाँ पर ही पोलराइजेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन करने का मतलब यहाँ पर ही एक बहुत ही मतलब एक इलेक्ट्रिक यहाँ पर ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे 25 से वो लोकेशन हिसाब से, जैसे 16 से 25 केवी तक किलो वोल्ट तक आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है। तो क्या होता है कि वाटर पोलराइज मोलिक्यूल है वो एक साथ हो जाता है, और जो क्रूड है वो नॉन पोलराइज है तो वो एक साथ हो जाता है। तो इस तरह से वाटर ऑयल अलग हो जाता है। फिर यहाँ से पंप किए, एक्सचेंजर में गया, टेम्परेचर और बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वाला पंप पे अगर यहाँ डायरेक्ट भेज देंगे क्या होगा, अचानक से ये सॉलिड बन जाएगा। तो इसलिए हमें पहले थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, इस टेम्परेचर के लाना पड़ता है। तो यहाँ पर वाल्व बनाया और फिर यहाँ फर्नेस में गया। देखिए फर्नेस में गया, फर्नेस का सिंबल ऐसा है। यहाँ पे फ्यूल गैस यूज किया गया है, ऐसे जनरली आपका यहाँ पर नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं अभी, या भी बहुत सा तरह से चीज़ यूज किया जा सकता है वो रिफाइनरी के अनुसार। तो यहाँ पर करीब एक रफ आइडिया दिया गया है कि क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम से पहले इन करने से पहले आपको 350 डिग्री सी से 400 डिग्री सी तक रहता है। ओके, इतना डिग्री सी तक रहता है, यही इसको हीटर बोला जाता है। तो इसमें गया, तो इसमें दो बात होगी। एक होगा ऊपर में आपका इनरिचिंग सेक्शन, फीड प्लेट के साथ जो बोलेंगे उसको इनरिचिंग सेक्शन बोलेंगे या फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन बोले, और नीचे वाला जो फीड प्लेट के नीचे उसको बोलेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन। ओके, तो देखिए स्ट्रिपिंग सेक्शन में हम लोग स्ट्रिप आउट किया जाता है। स्ट्रिप आउट का किससे करेंगे, स्टीम से करेंगे। तो स्ट्रिप आउट किसको करना, जैसे कि जो लाइटर मटेरियल है ना उसको हम लोग स्टीम डाल के स्ट्रिप आउट करते हैं, तो वो मटेरियल ऊपर चला जाता है। और देखिए एक इसमें एक टर्म आता है पंप अराउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पंप अराउंड। पंप अराउंड के मतलब होता है कि अगर कोई प्लेट नीचे से मटेरियल निकाल के, प्लेट का नीचे से मटेरियल निकाल के ऊपर डाल दिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंप अराउंड, ठीक है। क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक यूनिट है तो इसलिए प्रेशर जो है 1 बार रखा हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर 360 डिग्री सी है ऊपर में। और पंप अराउंड समझे, पंप अराउंड कुछ नहीं, एक प्लेट के नीचे वाला प्लेट से निकाल के अगर मटेरियल को एक्सचेंज करके, याद रखिएगा एक्सचेंज करके अगर हम ऊपर में डाल दिए तो वो हो गया पंप अराउंड। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा, कोई मटेरियल नीचे से निकाल के आराम से ऊपर नहीं चल जा सकता ना, तो यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। ओके, तो ये टॉप से निकलेगा। हाँ, कॉलम में ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऊपर में जाएगा तो प्रेशर प्रेशर जो है ना वो घट, नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते रहेगा और ऊपर में कम रहेगा, ठीक है। मतलब आपका 1-2 kg तक नीचे में टेम्परेचर जाके बढ़ते रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा, और लाइटर मटेरियल नीचे में घटते रहेगा और हैवी मटेरियल बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक दूसरा कॉलम होता है, मतलब एक एक तो जो लाइटर मटेरियल है ना ऊपर से निकाल लिए, और उसके बाद एक कूलर में ले गए, कूलर में आपका एक कूलिंग किए, मतलब आपको क्या करें, मतलब फेज चेंज किए, मतलब लेटेंट हीट और आपका दूसरा चीज़ अलग अलग हुआ तो एक्यूमुलेटर में जमा हो गया। एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर मतलब जमा करना होता है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है ना हम लोग भेज देते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर करने के लिए, मतलब जो डिस्टिलेट निकला कुछ पार्ट हम लोग, जो लाइट नैफ्था आया, ऊपर में जनरली नैफ्था ही आता है, इसको फिर बाद में हम एलपीजी निकालेंगे यहाँ से अलग। तो देखिए एक्यूमुलेटर में कुछ एसडब्ल्यूएस भी रहता है, सावर वाटर स्टिपर जिसको बोलते हैं, उसको भी निकाल दिया जाता है। और यहाँ से गैस जो है एक्यूमुलेटर के ऊपर गैस रहता है वो हटा देते हैं। तो यहाँ से एक पार्ट निकाले रिफ्लैक्स रूप में यहाँ पर डाल देते हैं। रिफ्लैक्स में हमें कोई पंप देने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन पंप अराउंड में पंप देना की जरूरत पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ से लाइट नैफ्था निकल गया। ओके, अब यहाँ पर 3 गो एक स्ट्रीम लिया, देखिए एक स्ट्रीम ये लिया, 2 स्ट्रीम एंड 3 स्ट्रीम, तो ये दोनों निकाल के कुछ कुछ जो लाइटर मटेरियल है ना यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया। तो इस तरह से
इसका इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इफिशिएंसी करने मतलब हुआ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को प्रोसेस कर पाएँ, ठीक है, तो इसके लिए डाल देते हैं। तो यहाँ से एक कट निकालते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे पूछा जाता है कि जो लाइट नैप्था का की अगर बात करें, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, हैवी नैप्था का कहाँ से कहाँ जा सकता है, केरोसिन कहाँ कहाँ, तो ये सब ध्यान रखिएगा। डीजल डीजल 220 से जाएगा, एजीओ इस तरह से। और फिर एक जो बॉटम से आता है, देखिए डिस्टिलेशन कॉलम के जो बॉटम में जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से बॉटम से निकाल के ये यहाँ पर ये आपको नहीं लिया है, एक रिबॉलर लगाया जाता है। रिबॉलर लगाने के बाद वापस कुछ मटेरियल वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह से एक आपको समझ में आएगा भाई पंप राउंड किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कॉलम से पहले जो मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट है, कॉलम से पहले उसमें जो क्रूड का जो टेम्परेचर वो कितना रहता था, 350 डिग्री से 390 डिग्री, उतना दिया रहेगा रेंज में, आप लगा लीजिएगा। देखिए एक बेसिक आइडिया यहाँ पर बताया गया। जैसे बॉटम वाला प्रोडक्ट है जिसमें बात करते हैं, जैसे यहाँ से निकला ना, यहाँ से निकला, तो ये आपका ऊपर वाला देखिए फीड प्लेट के साथ जो उसको इनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं, नीचे स्ट्रिपिंग सेक्शन बोलते हैं। स्ट्रिपिंग सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग स्टीम डाल के वहाँ पर क्या करते हैं, जो लाइटर मटेरियल उसको स्ट्रिप करते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं। इनरिचिंग सेक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोई मटेरियल ज़्यादा रहता है, जैसे कि वहाँ पर वेपर ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं इनरिचिंग सेक्शन या फिर रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो इसमें कंडेंसर से गया और यहाँ पर से एक एक पार्ट रिफ्लेक्स के रूप में आ गया, एक पार्ट डिस्टिलेट के रूप में हो गया। देखिए ये रिबॉयलर है। रिबॉयलर जनरली अगर हम बात करें तो रिफाइंड में थर्मोसाइफन रिबॉयलर का ही यूज किया जाता है, से ठीक है, कोई दूसरा चीज़ नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा रिबॉयलर क्या करता है नहीं करता। ओके, सो रिबॉयलर का काम ये है कि जैसे ये यहाँ पर हैवी मटेरियल था, तो इस मटेरियल को यहाँ पर लाएं एक रिबॉयलर में, और इसमें हम लोग स्टीम डालते हैं, स्टीम ही डालते हैं हीट के रूप में, स्टीम डालें और यहाँ से स्टीप आउट होती है। ये जो थोड़ा पार्सल कंडेंसेट होकर निकलेगा, और इसमें जो लाइटर मटेरियल वो फिर से अचानक अपने आप चला जाएगा, क्योंकि लाइटर मटेरियल है, आप उसके पास स्टीम भी है, तो अचानक से चला जाएगा। ओके, से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, और तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इनरिचिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन, और इसमें जो रिफ्लेक्स की बात करें, देखिए एक होता है जैसे इसमें पंप अराउंड हुआ ना, नीचे से बॉटम से निकाल के ऊपर डाल दिए, पंप अराउंड हो रहा। और एक आता है सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स। सर्कुलेटिंग रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, ऊपर से प्रोडक्ट निकाल के नीचे डाल देते हैं, तो इसमें तो आपको पंप देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब करने का फ़ायदा क्या होता है ना, कि आपका जैसे यहाँ पर मान लेते हैं लाइटर मटेरियल हैवी मटेरियल है, तो इसको ऊपर से डालने से बाद नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ये डालने से बाद क्या होता है, एक तो टेम्परेचर इन्फॉर्म होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो वो इन्फॉर्म हो जाता है, प्लस में वो जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है जितना मीट करना चाहिए था वो बढ़ जाता है। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही, मान एक सपोज दैट कि यहाँ पर ही एलपीजी, यहाँ पर ही नैप्था भी है और एलपीजी भी है, और लेकिन यहाँ पर ही एलपीजी है और नैप्था कम है, तो ये दोनों यहाँ पर डाल देते हैं। जो नैप्था एलपीजी वो वापस निकल जाएगा, लेकिन और जो नैप्था वाला वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से काम होता है, मतलब एक रफ आइडिया दी। ओके, तो ये चीज़ आप समझ में हो गया। ये चीज़ है ना आपका, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका रिबॉयलर है। ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे थे यहाँ पर ही, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये आपका है, इसको बूट बोला जाता है। बूट में क्या होता है, जैसे कि ये वाला चीज़ रखा हुआ है, तो बूट में जो वाटर वाटर रहता है ना वो जमा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम स्टीम डाल रहे हैं तो वो कंडेंस होगा, कहूँ ना कहूँ तो वाटर बनेगा ही, तो ये वाटर बूट में जमा हो जाता है। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम एक होता है कि हर एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, या फिर जनरली हर एक शिफ्ट में एक चेक कर लिया जाता है। आजकल तो लेवल ट्रांसमीटर लगा तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, उसके बाद बता दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग निकाल दिया जाता है। तो इसको बूट बोलते हैं। ओके, देखिए पंप बैक एक पंप अराउंड है, तो ये चीज़ भी थोड़ा समझाएगा कि इन पंप बैक और पंप अराउंड लिक्विड इज रिमूव फ्रॉम द टावर और कूल्ड बाय हीट एक्सचेंजर एंड रिटर्न टू द टावर, सो बोलते हैं पंप बैक या फिर पंप अराउंड, ठीक है। तो एक ही चीज़ है पंप अराउंड और पंप बैक है, कि अगर उसको थोड़ा सा कूल्ड करते हैं और उसके बाद तुरंत रिटर्न कर देते हैं। अल्टरनेटिवली उसके पोर्शन में क्या होता है, मतलब दूसरे में पोर्शन ऑफ द कूल्ड साइड स्ट्रीम मे बी रिटर्न टू द टावर, और दिस कोल्ड स्ट्रीम कंडेंस मोर ऑफ द वेपर कमिंग फ्रॉम द लोअर सेक्शन एंड देयर बाय इंक्रीज द रिफ्लक्स बिलो दैट पॉइंट। तो वहाँ पर एक रिफ्लक्स भी बढ़ा देता है, मतलब जो वेपर जो आ रहा था ज़्यादा कंपोनेंट है वो बढ़ा देता है। ओके, तो वही चीज़ एक बताया गया, एक शॉर्ट है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वाल्व ट्रे की बात किया है कि देखिए ये नॉर्मल वेपर जा रहा है, देखिए ये नॉर्मल ऑपरेशन है,
ये देख रहे हैं ना आपका नॉर्मल ऑपरेशन, ये लिक्विड है और नीचे से वेपर है। मतलब जो मास का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वो चीज़ बताया गया। यहाँ पर नॉर्मल नीचे से वेपर जाएगा, ऊपर से लिक्विड रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है, ये ट्रे है, ये लो वेपर है, देखिए बहुत ही कम जा रहा है, बहुत। यहाँ पर देखिए बहुत ही हाई वेपर है। ये तीन बात, ये जो देखें ना ऐसा ही प्लेट वहाँ पर रहेगा, तो ये जो कैप देख रहे हैं ना, जैसे ये कैप और ये कैप, तो ये कैप ये उठता है, तो यहाँ पर वेपर निकलेगा। तो इसी तरह से यहाँ ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये आपका है बबल कैप का सिंबल, कि जैसे यहाँ पर नीचे गया या जैसे वेपर है यहाँ से नीचे गया, फिर ऐसे घूम के आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आ जाएगा। तो और जो लिक्विड है, ये वेपर ऐसे जाएगा और लिक्विड इसको ऊपर से आना चाहेगा, तो दोनों कांटेक्ट में आएगा तो मास का ट्रांसफ़र होगा। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है कि मान लेते हैं जैसे कि देखिए ये तो आपका ट्रे हो गया, और ये जो हाइट हुआ ना आपका इतना दूर, इसी को बोलते हैं राइजर, ठीक है। और ये तो स्लॉट है, ठीक है। और और ये देखिए एक्चुअल में देखिए ऐसे बबल कैप रहता है, ये देख लीजिए फोटो, ठीक है। ओके, और यहाँ पर एक नॉर्मल ऑपरेशन बताया कि नॉर्मल ऑपरेशन, ये लिक्विड है वेपर है, इन दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर ही मास का ट्रांसफर हो रहा है। ये लो वेपर है, लो वेपर में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर वेपर तो जा रहा था, बहुत कम जा रहा था, तो लिक्विड ज़्यादा था तो नीचे आ गया। हाँ, तो यहाँ पर वीपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वीपिंग किसको बोलते हैं? तो जब समटाइम्स क्या होता है कि प्लेट कॉलम में या कोई भी कॉलम में आपका जो वेपर है वो बहुत कम मात्रा में जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका जो होल है, मतलब जहाँ से मास का ट्रांसफ़र होता है, तो उस तरह से लिक्विड नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग वीपिंग। जैसे वीपिंग कैसे मीनिंग होता है रोना, तो रोने से क्या होता है, पानी ही गिरेगा ना आँख से, तो वैसे ही समझे कि ये बेचारा रो रहा है, तो यहाँ पर तो प्लेट से नीचे आ जा रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझाया है कि ये दो चीज़ लेके बताया कि टावर वॉल्स है, ये दोनों मान लेते हैं, ये दोनों टावर वॉल्स है, ये आपका बबल कैप है, ये आपका ट्रे है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है डाउन कमर। डाउन कमर क्या है, पहले तो समझिए राइजर। राइजर तो हम बताए थे, ये नीचे से गैस जाएगा और ऊपर से लिक्विड भरा रहता है, तो ये दोनों आसपास में कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर मास का ट्रांसफर हुआ। अगर यही लिक्विड नीचे आ जाता तो बीपिंग हो जाता। तो ये जो आपका हाइट देखिए इतना दूर तक हाइट है, राइजर मतलब होता है ये बढ़ना, तो ये जो इतना आपका हाइट है देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं आपका राइजर, ठीक है। और ये है वियर। वियर मतलब सपोर्ट, ये तो बीच में था ना बबल कैप के बीच में से, लेकिन ये दोनों के किनारे में एक ऐसे लगा खड़ा हुआ रहता है कि ताकि ये लिक्विड ये दोनों तरफ से जो लिक्विड है उसको होल्ड अप रखे। अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो क्या लिक्विड सब नीचे गिर जाएगा ना, तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो होल्ड अप किया हुआ ना लिक्विड, इसको बोलते हैं वियर। और जैसे ही वियर को क्रॉस करके नीचे जब आता है, तो ये जो पासेस है ना, इसको बोलते हैं डाउन कमर। ओके, ये ध्यान में रखिए। तो डाउन कमर क्या है कि अगर कोई लिक्विड है, अगर ऊपर वाला प्लेट से जब नीचे की ओर आता है, जिस रास्ते से आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन कमर। ओके, आई होप ये चीज़ समझ, देखिए ये चीज़ और अच्छे समझा है। देखिए ये आपका डाउन कमर का काम करेगा, ये आपका ढेर सा कैप लगा हुआ, इसी के थ्रू आपका मास का ट्रांसफर होगा। ये जो हाइट देख रहे हैं ना, ये है आपका राइजर लगा हुआ है इतना दूर, ठीक है। ये आपका राइजर लगा हुआ है, और यहाँ से नीचे पासेस कर जाएगा, तो ये आपका डाउन कमर हो जाएगा। तो देखिए ये दो चीज़ें, एक पैक्ड बेड स्ट्रिपर होता है और सिव ट्रे स्ट्रिपर होता है। ये प्लेट वाला है। प्लेट वाला क्या है, एक दिन ज़्यादा रहेगा, एक दिन खुला रहेगा। मतलब इधर से लिक्विड मास का ट्रांसफर ज़्यादा कैसे होगा, इधर लिक्विड आएगा, इधर ही सब चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना, इधर नहीं जा पाएगा, तो फिर इधर से घूमेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह से ऐसे जाएगा, तभी तो हो पाएगा ना यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र ज़्यादा। तो ये चीज़ है, तो इसको। और देखिए जो पैक्ड बेड है ना, वो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि पैक्ड बेड में जो जो प्रेशर ड्रॉप है ना, थोड़ा सा कम होता है, इसके वजह से। ओके, देखिए ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये आपका सनडाइन पंप है। क्या नाम है? सनडाइन। सनडाइन, इस पंप को जानते हैं, छोटा है देखने से लगता है। इस पंप का खासियत ये है कि ये पंप बहुत ही हाई प्रेशर और हाई डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और डिस्चार्ज, इसका जो आरपीएम है ना, बहुत ही ज़्यादा है, कमाल का। ओके, तो ये चीज़ एक आपको सिंबल दिया है कि व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इनलेट है, आउटलेट है, कैसे करके, ठीक है। जैसे कि ये जो पंप है ना आपका स्क्रू पंप है,
जैसे ये दोनों लगा हुआ ना, देख रहे हैं स्क्रू पंप है। ओके, तो ये बीच में ऐसे रैप होते रहता है। देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कूलिंग टावर के बारे में। तो ये सिंबल तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में काम किए होगा ना, ये कोई भी, तो आपको ध्यान में होगा कि ये सिंबल क्या है। फिर ये भी सिंबल देखेंगे, ये दोनों सिंबल, तो ये सब कूलिंग टावर है। तो ये जो टावर है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल ड्राफ्ट का। और ये यहाँ पर ही काउंटर करंट भी होता है, क्रॉस करंट भी हो सकता है, फोर्स ड्राफ्ट हो सकता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। कोल्ड वाटर जो है यहाँ, सबसे पहले हॉट वाटर ऊपर से आया, गिराया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, इसको बोलते हैं स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है। तो ये स्प्रे नोजल या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, यहाँ पर डालते हैं। क्यों, देखिए अगर आप यहीं पर डाल दीजिएगा तो सर वो नहीं हो पाएगा, तो उसको स्प्रे करके डालना पड़ता है। तो स्प्रे करके डाला गया यहाँ पर, यहाँ डाला गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हॉट वाटर था, इसे डाला गया। और यहाँ नीचे आपका खाली है, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये नीचे आपका खाली है, ऊपर से यहाँ पर डालते हैं और नीचे गिरता है, ये खाली है। तो ये खाली था, नीचे से ड्रायर क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये हॉट वाटर था और ड्रायर था, ये दोनों कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसका वाला हीट ये ले लेगा, ये फिर चला जाएगा। और ये जाएगा तो इसका, ये सिर्फ हीट नहीं लेगा, और साथ साथ इसका जो लिक्विड है वो भी लेके चला जाएगा। इसीलिए देखते हैं ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये मास भी लेके जा रहा है। बोल रहे भाई हम तुम्हारा हीट क्यों लेंगे, हम ये भी लेंगे, दोनों लेंगे लेंगे तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, दोनों लेके चला जाता है। इस तरह से मास का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर हॉट फ्लूइड आया, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड आउट हो गया। इसी तरह से ये तो हुआ आपका काउंटर फ्लो कि इधर दूर आया। लेकिन देखिए ये क्रॉस फ्लो साइड से आता है एयर, और टॉप से आता है, इधर से आया आपका क्या, इधर से आपका आया वाटर। तो देखिए एकदम क्रॉस हो गया कि नहीं, मतलब 90 डिग्री जब फ्लो आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कूलिंग टावर, देखिए ये एक नॉर्मल आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिगर है कि देखिए, देखिए हाँ एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इनलेट है उसका साइज ज़्यादा होता है कि आउटलेट का साइज ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा आउटलेट का साइज, हम जो पाइप का जो डाया है हमेशा कम होता है इनलेट का, ठीक है। ये रीज़न ये है ना कि आपका रीज़न मेन रीज़न इसका केसिंग ये है कि केसिंग में जो लिक्विड जाता है ना वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। देखिए आपका केसिंग यहाँ पर तो बहुत बड़ा है ना, तो ये तो मान लेते हैं यहाँ पर केसिंग आपका बहुत बड़ा है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड लेगा और ज़्यादा आपको फ्लो कर पाएगा। और ये थोड़ा सा यहाँ से आया, यहाँ पर घूमा, 2-3 बार घूमा तो थोड़ा टाइम लगता है। बेसिकली ये एक थोड़ा सा सेफ्टी फीचर भी है, और भी मेन है प्रेशर का रिलेटेड है कि नहीं। तो बस इतना ध्यान रखिए ना। अभी तक देखिए मैं फिगर में बात करूंगा अच्छे से, और भी जब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझिए। तो आउटलेट पाइप जो हमेशा, आउटलेट पाइप का जो डायमीटर है हमेशा इनलेट से कम होता है, ये चीज़ पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये फर्नेस है, ये चीज़ आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि फर्नेस में हम, जैसे मैं फर्नेस की बात करूँ तो रेडिएंट सेक्शन भूल जाता था, तो ये बताना भूल जाता था। तो एकदम एक बहुत ही क्लियर कट ऑप्शन है। देखिए इसमें एपीएच भी दिया हुआ, एक आईडी फैन है, एक एफडी फैन। एफडी फैन मतलब हुआ फोर्स ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन मतलब हुआ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट मतलब क्या हुआ, हम वो भी समझाते हैं। ये चीज़ पहले, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम नीचे से आते हैं। तो देखिए फर्नेस में क्या क्या होते हैं। अगर फर्नेस की बात करें तो फर्नेस में एक होता है, ये जो बॉक्स है फर्नेस, जो रेडियन फायर बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ही है, ढेर सारा ट्यूब रहता है, फाइन ट्यूब, प्लेन ट्यूब, ये सब बना हुआ रहता है। एक ऊपर में डैम्पर रहता है, ये चीज डैम्पनर। लेकिन डैम्पनर से डिसाइड होता है उसका प्रेशर। मान लेते हैं यहाँ पर इसे देखिए, ये तो जल रहा है, ये जल रहा है तो एक तरह से गैस निकल रहा है। तो अगर इसको हम नहीं खोलेंगे या फिर बंद कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कितना खोलना है अमाउंट में, ये डिसाइड कर, जितना खोलेंगे, ज़्यादा खोल देंगे तो सारा प्रेशर, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। और थोड़ा सा बांध देंगे, मतलब थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा ओपन करेंगे, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो स्टैक का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए इतना जो सेक्शन है आपका ना, इसको बोलते हैं रेडिएशन सेक्शन, और इसको बोलते हैं कन्वेक्शन सेक्शन। देखिए कन्वेक्स रेडिएशन सेक्शन क्यों बोलते हैं, देखिए जब यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर जो है ना वो रेडिएशन मीडियम से हो रहा है। रेडिएशन मीडियम तब, देखिए आप बोलिएगा कि देखिए हमारा सन आ रहा है और सन से मेरे पास आ रहा है जो हीट एनर्जी, तो एक तरह से रेडिएशन इसके थ्रू ही आता है। तो यहाँ पर एक जल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना कि ये इसको कन्वेक्शन आप मान नहीं सकते, उसको रेडिएशन माना जाता है। तो इसको कन्वेक्शन सेक्शन, रेडिएशन सेक्शन बोलता है, ऊपर वाला को कन्वेक्शन। क्यों कन्वेक्शन इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पर ही बहुत सा ट्यूब है, जो नॉर्मल ट्यूब है, जो बहुत से दूसरे ट्यूब है, वो यहाँ पर से पास होता है। और
उसमें लिक्विड रहता है और ये आपका गैस रहता है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी लिक्विड है यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको हम कन्वेक्शन ना ट्रीट करके रेडिएंट ट्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक ही बर्नर का ऑप्शन दिया है, ऐसे 4 गो 5 गो 10 गो ऐसे बर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये बर्नर हुआ है, यहाँ पर एयर रजिस्टर रहता है एक, यहाँ पर एक मतलब देखिए चालू करने से पहले एयर भी चालू किया, हम बात बर्नर लाइटअप में इसमें बात करेंगे। तो ये ये चीज़ आपको देख रहे हैं, ये आपका बर्नर है, एक एयर का कनेक्शन भी रहता है यहाँ पर ही, एक फ्यूल का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहता है। पीप होल क्या, पीप होल मतलब जो मैन आदमी को देखने के लिए कि जो जिससे जिससे मतलब दरवाजे से या जिस खिड़की से हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं कि भाई जल तो रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं पीप होल। तो ये सब देख रहे हैं, आपका ट्यूब है, ये सब ट्यूब है आपका, इधर से किनारे साइड से जाता है, ओके। और ये ट्यूब सपोर्ट है, ये सब ट्यूब सपोर्ट भी दिया रहता है, और साथ में इसमें आपका थर्मोकपल या फिर डिफरेंट टाइप का जो भी है वो लगाया रहता है। एक आईडी फैन के बारे में, आईडी फैन क्या करता है कि ये तो आपका डैम्पनर लगा हुआ है, देखिए यहाँ से गया ऐसे ऐसे। सबसे पहले एफडी फैन, एफडी फैन मतलब फोर्स ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट क्या करता है, ये जैसे यहाँ पर जल रहा तो हमें जलेगा कब, जब एयर प्रोवाइड कीजिएगा तभी तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से आपका एयर लेता है, सक करता है और फिर इसमें डाल देता है। तो देखिए कोई भी हम फर्नेस में आप गैस को ऐसा ही नहीं डालते, एक एटमॉस्फेयर से लेके और फर्नेस में डाल दीजिएगा तो ठंडा एयर है ना, तो यहाँ पर तो गर्म चाहिए, तो आपका एक टेम्परेचर भी लॉस हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एयर को थोड़ा सा गर्म हो करके देते हैं। तो गर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक ये जो डैम्पनर है उसको ऊपर से एक पाइप निकालते हैं, जो जैसे देखिए हमारा जो ये जो एयर है कांटेक्ट में आया था, गर्म हुआ होगा, ये भी गर्म हुआ होगा और ये फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या किए, एक लाइन लिए और यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से लान के इसी को मतलब ये मतलब हुआ कि फर्नेस के अंदर का जो एयर है वो जो गर्म हुआ था उसको यूज करते हुए बाहर के एयर के साथ हम लोग हीट का ट्रांसफ़र करवा दिए। तो यहाँ से आपका एयर निकालते हुए इसमें डाल दिए। एपीएच मतलब होता है एयर प्री हीटर, ओके। हीटर से पहले एयर को मतलब एयर प्री हीटर बोला जाता है। तो इसको आप एयर एटमॉस्फेयर से एयर लिए और फर्नेस से एयर लिए, दोनों का एक यहाँ पर हीट एक्सचेंजर की तरह से समझिए, मतलब लाएं और दोनों को कांटेक्ट में लाएं। ये तरह यहाँ पर एक सरफेस हीट एक्सचेंजर जिसको बोला जाता है वो आता है और कांटेक्ट में आता है और फिर हीट का ट्रांसफर होता है। तो हम ज़्यादा टेम्परेचर दिए हैं तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी से जलता है और साथ साथ हमारा टेम्परेचर लॉस भी नहीं होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, कन्वेक्शन सेक्शन, रेडिएशन सेक्शन, स्टैक समझ गए होंगे कि स्टैक में डैम्पनर क्या है। डैम्पनर से हम लोग मेंटेन करते हैं, प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे, ज़्यादा खोल देंगे तो प्रेशर कम जाएगा और थोड़ा बंद कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एयर एपीएच क्या होता है, एपीएच क्या करता है, फर्नेस का जो एयर है उसको यूज करते हुए जो एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रहा है उसको ठंडा गर्म किए और उसके बाद यहाँ पर ही डाल दिए, ओके। तो ये चीज़ होता है। आईडी फैन समझ गए, एफडी। हाँ देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आईडी फैन एफडी फैन में किसी एक ने अगर जवाब दे दिया मतलब ख़राब हो गया तो क्या फर्नेस ट्रिप कर जाएगा, तो हाँ देखिए आपका दोनों में से कोई भी एक ख़राब हो जाएगा, फर्नेस ट्रिप कर जाएगा, ओके ध्यान में रखिएगा। ये जो देख रहे हैं ना ये आपका मेन है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है। ये आपका जो देख रहे हैं ये ये आपका मतलब मान लेते हैं कि जो भी है यहाँ पर ध्यान में नहीं आ रहा कैसे जा रहा नहीं जा रहा। तो एक तरह से सक्शन बोतल होता है, एक डिस्चार्ज बोतल होता है। ये क्यों दिया जाता है बोतल, बोतल इसलिए दिया जाता है कि आपका जो अमाउंट में, जो भी अमाउंट में आपका जो केसिंग के अंदर जो भी गैस है वो जाए तो एक लिमिट अमाउंट में जाए कि हाँ इतना जाए ही, ठीक है। या फिर इसलिए भी दिया जाता है, दूसरा है कि वहाँ पर एयर का जो फ्लैक्चुएसन है या फिर जो गैस का फ्लैक्चुएसन है थोड़ा कम हो, क्योंकि ज़्यादा शक करता है, एकाएक शक करता है, तो फ्लैक्चुएसन कम होने की वजह से भी दिया जाता है। देखिए एक तरह से जनरल रीडिंग इसमें की बात क्या है कि ये आपका शाफ्ट है, ये तो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं, ये भी सेंट्रीफ्यूगल ही है। तो ये आपका शाफ्ट है, देखिए इसमें मल्टी स्टेज हो गए, एक शाफ्ट एक इम्पेलर, दो इम्पेलर, तीन इम्पेलर, चार इम्पेलर। तो इस तरह से आपका इसमें 4 इम्पेलर है, ठीक है। तो ये आपका केसिंग है, ये जो देख रहे हैं इस पूरा केसिंग है, ये सब डायफ्राम लगा हुआ है, ये शाफ्ट है। और जनरल बेयरिंग इसके बारे में हम लोग बात नहीं, कपलिंग बोलते क्या, जैसे कि ये जो आपका है इसके साथ एक गियर बॉक्स लग रहता है। गियर बॉक्स क्या करता है,
आपका जो शाफ्ट है ना उसका स्पीड को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। ओके, इसके लिए गियर बॉक्स दिया जाता है। ओके, देखिए यही चीज़ को थोड़ा सा टॉप व्यू में खींचा गया है, ठीक है, इधर से निकाला है और ये सब किया गया है। इससे पहले बहुत सारा अरेंजमेंट किया जाता है जो अभी हम इसमें बात नहीं करेंगे। एक चीज़ रफ आइडिया है बस, जैसे ये सक्शन बोतल है, इसमें सक्शन लाइन में एक वाल्व भी होगा, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, तो ये सब पे ध्यान दिया जाता है। ओके, ये आपका मोटर है, ठीक है, ये दोनों तरफ से हो रहा है, मतलब ये शायद ये 2 स्टेज का होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये वीडियो में है, देखिए अभी इस तरह से वीडियो भी और मैं लाऊंगा, जैसे कि कॉलम के बारे में, पंप के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग के बारे में, और भी चीज़ें जो है उसको आएगा। तो रियली अगर आपको आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हम ऐसा बनाओ कि